क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग प्लास्टिड के विषय में पढ़े थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के विषय में पिछली क्लास में कुछ चर्चा हो चुकी है। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। प्लास्टिड्स का मतलब होता है लवक। इसके आगे बात करेंगे। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हेकल नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट होते हैं जो कि किसी भी पौधे के जड़, तना या पत्ती में मौजूद होता है और वो उसका एक अलग फंक्शन होता है। तो प्लास्टिड्स जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक। उसके बाद दूसरा होता है वर्णी लवक, अवर्णी लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। हरित लवक। तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो आज हम लोग हरित लवक के विषय में पढ़ेंगे। हरित लवक के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद अवर्णी लवक, वर्णी लवक की बात अगर हम करें तो अवर्णी लवक को रंगहीन लवक कहते हैं। रंगहीन लवक, अवर्णी लवक को हम लोग रंगहीन लवक कहते हैं और वर्णी लवक को हम लोग रंगहीन लवक कहते हैं। अवर्णी लवक को रंगहीन, वर्णी लवक को रंगीन लवक कहते हैं। रंगीन लवक। अवर्णी लवक रंगहीन होता है। यह प्रायः पौधे के जड़ों में पाया जाता है और वर्णी लवक रंगीन होता है जिसके रंग होने के इसमें रंग होते हैं। जैसे अगर टमाटर की बात करें, हम लोग शलजम की बात करें और गाजर की बात करें और फूलों की बात करें तो इनमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होते हैं जिसके कारण इनमें रंग होता है। तो वर्णी लवक जो होता है वो रंगीन लवक होता है, अवर्णी रंगहीन लवक होता है। और हरित लवक की बात करें तो ये ब्रह्मांड के संपूर्ण जो हरे पौधे हैं जिनकी पत्तियां हरी हैं, जिनके तने हरे हैं, सब में जो होता है वो क्या होता है कि हरित लवक पाया जाता है। तो आज हम लोग हरित लवक के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो है हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक की जो खोजकर्ता थे वो सिम्पर थे। हरित लवक के जो खोजकर्ता थे वो सिम्पर थे। उन्होंने हरित लवक के विषय में चर्चा किया। हरित लवक के विषय में बताया क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक जो होता है, मैंने अभी बताया आपको, हरित लवक के खोजकर्ता जो है वो सिम्पर है। और हरित लवक का होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हरित लवक ऐसे एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां, या कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कैक्टस, नागफनी वगैरह है जिनके पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं और जो तना होता है वो पत्ती के रूप में होता है, जैसे नागफनी हो गया। तो और भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो तनों में भी रंग हरा होता है, तो इनके कारण इनका रंग हरा होता है, तो उसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं, उसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण इनका रंग हरे रंग का होता है। तो हम लोग हरित लवक का संरचना की बात करें तो संरचना देख लेते हैं हरित लवक की। तो इसमें हम लोग देखेंगे हरित लवक की संरचना में यह कुछ हरित लवक की संरचना में अंडाकार होती है, कुछ हरित लवक की संरचना छड़ के आकार की भी होती है। इसमें यह दोहरी झिल्ली की होती है। ये इस तरीके की संरचना आप देख रहे हैं, ये दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। बाहरी झिल्ली को जो होता है आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर की जो झिल्ली होती है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें ढेर सारे सिक्के के समान संरचना होती है। ढेर सारी सिक्के के समान संरचना होती है और ये ढेर सारे जो सिक्के के समान संरचना होती है एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं।
और ये ढेर सारे जो सिक्के की जैसी संरचना होती है एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हुए दिखने में लगता है कि ढेर सारे सिक्कों का ढेर जो है इकट्ठा किया गया है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़े रहते हैं। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर से ये जो है वे जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से जो संरचना होती है इसको हम लोग, इसके अंदर एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं ग्रेना कहते हैं और इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला। इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक जो ग्रेना है, यहाँ पर सिक्कों का अगर ढेर की हम बात करें तो यहाँ पर एक अगर सिक्के की बात करें, यहाँ पर एक सिक्का की बात करें तो ए ग्रेनम लिखेंगे। अगर यहाँ पर ढेर सारे सिक्कों का ढेर हो जाएगा तो इसको हम लोग थैलीक्वाइड कहते हैं। थैलीक्वाइड। तो ग्रेनम और थैलीक्वाइड की यहाँ पर बात हो रही है। तो ग्रेनम जो है वो एक अगर सिक्के जैसी संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपका ए ग्रेनम, और ढेर सारे सिक्कों की ढेर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो थैलीक्वाइड कहलाएगा। और इस संरचना में आप लोग देख रहे हैं ढेर सारे सिक्कों का ढेर और एक लैमिला के द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये सिक्कों का जो ढेर है एक लैमिला के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रोमा लैमिला, और इसको स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का प्रोसेस होता है। आप लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो पूरी मैकेनिज्म होती है वो दो प्रकार के केमिकल रिएक्शन पर आधारित होती है। एक को कहते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दो प्रक्रम हैं। दो प्रकार के केमिकल रिएक्शन हैं जो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के मिलने पर पूरी फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म संपन्न होता है। तो लाइट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना में होता है। लाइट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा में होता है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा की बात करें, एक नंबर का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो पूरा मैकेनिज्म है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के कंबाइंड रूप से, सामूहिक रूप से संपन्न होता है। और ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा में होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना में स्ट्रोमा और ग्रेना जो होता है जो कि पूर्ण रूपे फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। अगर ये ग्रेना और स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए अगर जिम्मेदार फैक्टर की हम बात करें तो जिम्मेदार फैक्टर आपके लिए ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद ग्रेना और स्ट्रोमा है। और ग्रेना स्ट्रोमा के द्वारा फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म संपन्न होता है। तो ये हम लोग हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का संरचना के विषय में देखे हैं कि ये दो झिल्ली की मेम्ब्रेन होती है, एक बाहरी और एक अंदर। इसमें ढेर सारे सिक्के की जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। और एक दूसरे के द्वारा ढेर सारे ये सिक्कों के जो ढेर होते हैं ये एक लैमिला के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। तो ग्रेना में जो लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में जो होता है डार्क रिएक्शन होता है। तो और इसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। और इस तरीके से पूरा संरचना क्लोरोप्लास्ट का हम लोग देखते हैं। तो अगर हम
यहाँ पर एक अगर सिक्के की बात करें, सिक्के की जैसी संरचना की बात करें तो ग्रेन हम कहेंगे ढेर सारे सिक्कों का जो ढेर हो जाएगा इसको हम लोग थैलीक्वाइड कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो अब हरित लवक के कार्य की बात करें, हरित लवक के कार्य की बात करें तो आप जान रहे हैं हरित लवक का जो फंक्शन है, कार्य है, हरित लवक का जो कार्य है आप जान रहे हैं हरित लवक के जो कार्य है वो सबसे बड़ा फैक्टर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे के भोज्य पदार्थ के निर्माण के लिए सबसे जिम्मेदार फैक्टर। बिना हरित लवक में एक पिगमेंट होता है जिसको हम पर्णहरिम कहते हैं। इसमें एक पिगमेंट होता है जो पर्णहरिम होता है, जिसके द्वारा पर्णहरिम के द्वारा जो पौधा होता है इनके पत्तियों का रंग हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे के भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हरित लवक का सबसे बड़ा कार्य जो है ये है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ओके, थैंक्स।